वेलकम्स यू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जनरल नॉलेज और साइंस विषय के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ संभावित प्रश्न भी हम इसमें देखने वाले हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा रहने वाला है। इसमें हम टोटल 50 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जब मैं जनरल नॉलेज बोलता हूँ तो इसमें हम बहुत सारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी देखते हैं। हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज, फुल फॉर्म जिससे क्वेश्चन है वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपके लिए कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। और साइंस में हम साइंस के साथ जैसे कि हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनके भी क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो आप पूरा जरूर देखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इसको जरूर करें, क्योंकि जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलेगा हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। और हमने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। आपको सबसे ऊपर वही वीडियो मिलेंगे और उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा, जो कि आपको दिल्ली पुलिस में निश्चित ही बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? प्रश्न बड़ा है, रिपीट कर देता हूँ। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विस्थापन, सेकंड ऑप्शन है उदासीनीकरण, तीसरा है संयोजन और फोर्थ ऑप्शन है अवक्षेपण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, उदासीनीकरण। क्या है? उदासीनीकरण है, क्योंकि नमक के घोल में हम सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हैं तो दही जैसा पदार्थ हमें मिलता है, तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया के कारण मिलता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? जब भी हम पानी में कोई छड़ी डालते हैं तो हमें टेढ़ी दिखाई देती है, तो इसका मेन रीजन क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा परावर्तन के कारण, दूसरा है अपवर्तन के कारण, तीसरा है परावर्तन और अपवर्तन के कारण, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अपवर्तन के कारण का कारण। जो पानी में डाली हुई छड़ी हमें टेढ़ी दिखाई देती है वो अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने करी थी? जो भी हमारा मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके लिए रामबाण है। तो जो इंसुलिन है इसकी खोज किसने करी थी? तो पहला ऑप्शन है बेंटिक ने, ये बेंटिक है, दूसरा है डोमेक ने, तीसरा ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस ने, और फोर्थ ऑप्शन है हॉर्वे ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंटिक ने। किसने? जो इंसुलिन की खोज है वो साइंटिस्ट बेंटिक ने करी थी। ऑप्शन एक बेंटिक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग, जंग को इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं, तो लोहे पर जंग लगती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड के कारण, दूसरा है जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड के कारण, तीसरा है क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट के कारण, और फोर्थ है उपरोक्त सभी के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी के कारण। क्योंकि जो लोहे पर जंग लगती है उसमें फेरिक ऑक्साइड भी जिम्मेदार होता है, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड भी होता है, और क्षारकीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी के कारण ही लोहे पर जंग लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि हम कब सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे? तो पहला ऑप्शन है हमारा 16 मार्च के दिन, दूसरा है 9 अगस्त के दिन, तीसरा है 5 सितंबर के दिन, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर के दिन। तो हम प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 5 सितंबर के दिन। जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन की जो फार्मर्स डे है वो हम किस दिन मनाते हैं? तो पहला ऑप्शन है 23 दिसंबर, दूसरा है 28 फरवरी, तीसरा है हमारा 14 मार्च, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 5 अगस्त। क्या है? 5 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर है 23 दिसंबर। क्या है? 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में हम किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर के दिन। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सक दिवस यानी कि डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा 1 अप्रैल, दूसरा है 1 मई, तीसरा है 1 जुलाई, और फोर्थ है 1 जून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई, यानी कि ऑप्शन तीसरा। तो प्रतिवर्ष हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं 1 जुलाई के दिन। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि जो हमारा नेवी डे है वो किस दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 7 अगस्त, दूसरा है 16 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 4 दिसंबर, और फोर्थ ऑप्शन है 8 फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 4 दिसंबर के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेवी डे यानी कि नौसेना दिवस। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा 4 सितंबर। अच्छा बताइए, वर्तमान में हमारे नेवी चीफ कौन है? अगर आप सभी को पता हो
तो आप हमें कमेंट जरूर करें। जिसका भी कमेंट सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा और उसका कमेंट पिन भी कर दूंगा। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें आपके कितने प्रश्न सही निकलते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं कि 50/40 या 50/45, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़े ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस है ये हम प्रतिवर्ष मनाते हैं 31 अक्टूबर के दिन। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर के दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और इसकी हमने शुरुआत कब से करी? तो इसकी हमने शुरुआत करी है 2014 से, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत हमने करी है सन 2014 से। और किनके बर्थ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका आयोजन होता है गुजरात के केवड़िया में। वहाँ पर आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो उसके प्रांगण में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन होता है। और यहाँ पर हमारे देश के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे कि BSF, CRPF, ITBP और जितनी भी अलग अलग स्टेट की पुलिस होती है, उनको गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, तो यहाँ पर परेड वगैरह करते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 11 मई को, दूसरा ऑप्शन है 11 फरवरी को, तीसरा है 11 अप्रैल को और फोर्थ ऑप्शन है 11 जुलाई को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 11 मई के दिन हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में माना जाता है, यानी कि किसका बर्थडे हम डॉक्टर दिवस के दिन, डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, जो कि 1 जुलाई को मनाते हैं हम। तो किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा है S राधाकृष्णन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम प्रतिवर्ष डॉक्टर्स दिवस मनाते हैं 1 जुलाई के दिन, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के अवसर पर। और ये क्वेश्चन साथियों SSC GD के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। किससे? SSC GD के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस में भी ऐड किया है, क्योंकि रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि कौन से महापुरुष हैं जो जिनकी जयंती है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, दूसरा है सरदार भगत सिंह, तीसरा है चंद्रशेखर आजाद और फोर्थ ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी के दिन। कब मनाते हैं? 12 जनवरी के दिन। आप सभी ने भी इसमें भाग लिया होगा, हमारे स्कूलों में उस दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन होता है, वही है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो हम 12 जनवरी के दिन पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। और कौन से महापुरुष थे वो? तो होते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भद्राचलम में, दूसरा ऑप्शन है चिदम्बरम में, तीसरा ऑप्शन है हम्पी में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हम्पी में। कहाँ पर? तो जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हम्पी में स्थित है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हिंद भारत की जनता का संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया, यानी जो सबसे पहले हिंदू शब्द है इसका प्रयोग, इसका उच्चारण किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा अरबों ने, दूसरा ऑप्शन है यूनानियों ने, तीसरा ऑप्शन है रोमवासियों ने और फोर्थ ऑप्शन है चीनियों ने। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है अरबों ने। जो अरब थे उन्होंने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। क्या कहता है? हिंदू शब्द का प्रयोग किया था किसने? अरबों ने, क्योंकि उनको थोड़ा प्रोनाउंस में हिंदू सिंधु है ना, वही। तो हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अरब्स ने। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? क्या जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंध में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पंजाब में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंध पाकिस्तान में। तो जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर है? तो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। इनसे जुड़े हुए 1 से 2 प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछता है। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत की थी, यानी कि एक सत्याग्रह करना, आंदोलन करना, तो ये इन्होंने सबसे पहले कहाँ पर करके दिखाया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दांडी गुजरात में, दूसरा है अहमदाबाद में, तीसरा है खेड़ा में और फोर्थ है चंपारण में। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों चंपारण में। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का रास्ता है वो कहाँ पर अपनाया था? तो चंपारण में अपनाया था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बैंकिंग के क्षेत्र में CBS
में सी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी जो सीबीएस शब्द है इसमें सी का हमें पूर्ण रूप बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोर, दूसरा है कॉन्टिनेंट, तीसरा है कंप्लीट और फोर्थ है क्रेडिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर। क्या है, तो बैंकिंग के क्षेत्र में जो सीबीएस होता है उसमें सी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, सी, यानी कि कोर बैंकिंग सेक्टर। क्या होता है, कोर बैंकिंग सेक्टर। तो ये सीबीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा कोर बैंकिंग सेक्टर। सी से कोर, बी से बैंकिंग और एस से सेक्टर। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएडी का पूर्ण रूप हमें बताना है। किसका, सीएडी का पूर्ण रूप बताना है। तो पहला ऑप्शन है कैश ऑल डेली, सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर ऑल डिजाइन, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और फोर्थ है कॉल ऑल डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो सीएडी है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम, बार बार रिपीट होता है ये, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है। और दिल्ली पुलिस में हमारा कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। तो मैंने आपको बताया ना, जनरल नॉलेज में हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है, तो पहला ऑप्शन है ऑन मनी रीडर, सेकंड ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीडर, थर्ड ऑप्शन है ऑन मार्क रीडर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि ऑप्शन दूसरा। तो ओएमआर का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ओ से ऑप्टिकल, एम से मार्क और आर से रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेज का पूर्ण रूप क्या है। किसका, SEZ का पूर्ण रूप क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेकंड ऑप्शन है स्मॉल इकोनॉमिक जोन, थर्ड है सर्विस इकोनॉमिक जोन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो साथियों हमारा सेज है उसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एस से स्पेशल, ई से इकोनॉमिक और जेड से जोन। जब भी आप जयपुर से दिल्ली जाते होंगे तो आपको बीच में बहुत सारे सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन मिल जाएंगे। जैसे जापान का विशेष वहाँ पर जोन है, वहाँ पर सिर्फ जापान वाली कंपनियाँ काम करती है। चाइना का भी वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो ऐसे सेज आपको देश में अलग अलग हिस्सों में मिल जाएंगे। तो सेज का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, WLL का अर्थ क्या है। किसका, WLL का अर्थ क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विदाउट लीवर लाइन, सेकंड ऑप्शन है वायरलेस इन लोकल लूप, थर्ड ऑप्शन है वायरलेस इन लूप लाइन और फोर्थ है विद इन लोकल लाइन। तो इन चारों में से हमें WLL का अर्थ बताना है। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर है वायरलेस इन लोकल लूप। क्या है, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। वायरलेस इन लोकल लूप WLL का फुल फॉर्म है ऑप्शन दूसरा। फिर से रिपीट कर दूं, वायरलेस इन लोकल लूप। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। जो जय हिंद का नारा है सबसे पहले किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा लीजेंड सुभाष चंद्र बोस ने, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, थर्ड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। तो जो जय हिंद का नारा है ये किसने दिया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी हमें सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक सुभाष चंद्र बोस। अगला है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अभी हमने डिस्कस किया, ये नारा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने हमें ये नारा दिया था। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है, यानी कि कौन सा वो व्यक्ति है जिनको देश बंधु की उपाधि दी गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल, थर्ड ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर और फोर्थ ऑप्शन है चित्तरंजन दास। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो देश बंधु की उपाधि है वो दी गई थी चित्तरंजन दास जी को। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश बंधु बराबर चित्तरंजन दास। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। तो इन्होंने एक नारा दिया था दिल्ली चलो, और ये नारा इन्होंने सिंगापुर में दिया था। तो ये किस वर्ष दिया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1942 में, सेकंड ऑप्शन है 1943 यानी 1943 में, थर्ड ऑप्शन है 1944 में और फोर्थ ऑप्शन है 1945 में। तो साथियों इन्होंने सिंगापुर में दिल्ली चलो कहा था 1943 यानी कि 1943 में। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 43 को थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ा इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं। 1943 में दिल्ली चलो को नारा दिया गया था सिंगापुर में। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो जो गांधी और इरविन का समझौता हुआ था ये किससे संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, दूसरा ऑप्शन है असहयोग खिलाफत आंदोलन से, तीसरा है रोलेट एक्ट या रोलेट आंदोलन से और फोर्थ है भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो जो गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था वो किसके संदर्भ में हुआ था, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में हुआ था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1
और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, आपका शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। और जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम चलेगा हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेकर आते रहेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कायदे आज़ाद किया, इसको यहाँ पर आजम होगा, आज़ाद नहीं होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कायदे, ये हो गया। तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? हालांकि ये प्रश्न कोई पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लेते हैं हम कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना को, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू को, तीसरा है भगत सिंह को, और फोर्थ है महात्मा गांधी को। तो जो कायदे आजम कहा जाता है वो कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। और ये वही व्यक्ति है जिसने भारत जैसे महान देश के 2 टुकड़े करवा दिए, भारत और पाकिस्तान के। तो कायदे आजम किसे कहा गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, यानी सबसे पहले इनको फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने, और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने। तो साथियों ऑफ गांधी जी को सबसे पहले फादर ऑफ नेशन कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो पहले क्या है, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन ये अहिंसा का रास्ता अपनाते थे, और सुभाष चंद्र चाहते थे कि हम हिंसा के रास्ते से आज़ादी लें। फिर बाद दोनों के अपने अलग अलग रास्ते हो गए, लेकिन फिर भी आप इनका सम्मान देख सकते हैं गांधी जी के प्रति। इनको सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले क्या बोला था? फादर ऑफ नेशन बोला था, यानी कि राष्ट्रपिता बोला था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि चोरा चोरी नाम के प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है। क्या है जो चोरा चोरी नाम का प्रसिद्ध स्थल है, ये कहाँ पर है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गोरखपुर में, सेकंड ऑप्शन है आगरा में, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद में, और फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ में। तो साथियों जो चोरा चोरी नाम का प्रसिद्ध स्थल है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक बहुत फेमस हस्ती बिलोंग करती है, और वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। तो चोरा चोरी नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो वो गोरखपुर में है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा था कि मध्य रात्रि के छोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये छोर है ना, टकोर नहीं है। फिर से रिपीट कर दूं कि किसने कथन कहा था कि मध्य रात्रि के छोर पर जब संसार सोता है उस समय भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, दूसरा है महात्मा गांधी ने कहा था, तीसरा है भगत सिंह ने कहा था, और फोर्थ है राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। तो साथियों कथन कहा था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। किसके द्वारा? जो हमारे चाचा नेहरू भी थे उनके द्वारा ये कथन कहा गया था कि जब मध्य रात्रि के छोर पर पूरा संसार सोता रहेगा तब भारत के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए जाग उठेंगे। तो ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। क्या क्वेश्चन है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यानी कि कौन रहेगा जब भारत मर जाएगा, ऐसा इनकी किताब है। ये उक्ति किसकी है? किताब नहीं सॉरी, इनका कथन है। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये उक्ति किसकी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है भगत सिंह, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, इंडिया विजन 2020। क्या लिखी थी? इंडिया विजन 2020। तो ये किताब अगर पूछ ले किसकी है तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, और ये हमारे देश के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये उक्ति किसकी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो पंजाबी भाषा है वो कौन सी लिपि में हम लिखते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है देवनागरी में, दूसरा है सिंधी में, तीसरा है गुरुमुखी में, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है गुरुमुखी में। तो जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि क्या है? उसकी लिपि है गुरुमुखी। जैसे हमारी हिंदी की देवनागरी है, मराठी की देवनागरी है, ऐसे जो पंजाबी भाषा है इसकी लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि हो जाएगी गुरुमुखी। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? यानी कि कौन सी लिपि है जिससे बाद में जितनी भी लिपियाँ आई उन सभी ने जन्म लिया है, जैसे कि हमारी देवनागरी, खरोष्टी, गुरुमुखी, ऐसे। तो लिपि कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है खरोष्टी, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, तीसरा है मोड़ी, और फोर्थ है नागरी। तो साथियों सभी लिपियों की जन्मदाता है हमारी ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी लिपि की जन्मदाता कौन सी लिपि है? तो वो है हमारी ब्राह्मी लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? यानी कि कौन सा समय था जो उस समय लिखावट थी उसको चित्राकार लिपि हमने कहा है? तो पहला ऑप्शन है सिंधु काल, दूसरा है वैदिक काल, तीसरा है गुप्त काल, और फोर्थ है मौर्य काल।
तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है सिंधु काल। जो सिंधु काल की लिपि थी उसको हमने चित्राकार लिपि कहा है, क्योंकि उसमें क्या है बहुत सारे चिन्हों का भी इस्तेमाल किया गया है, चित्रों का भी इस्तेमाल किया गया है। और जो सिंधु काल की लिपि है या उस समय के जो अभिलेख हैं वो आज तक पढ़े नहीं गए हैं, यानी कि अभी तक उनको कोई पढ़ नहीं पाया है कि आखिर ये क्या लिखे हैं। तो किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिंधु काल की लिपि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जो जैन सूत्र है उसमें कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 8 लिपियां, दूसरा है 12 लिपियां, तीसरा ऑप्शन है 18 लिपियां और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 21 लिपियां। तो इसका करेक्ट आंसर है जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख मिलता है हमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? यानी जो अभी जैन सूत्र थे उसमें हमें 18 लिपियां देखने को मिली थी। अब यहाँ पर ये ललित विस्तार जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें हमें कितनी लिपियां देखने को मिली हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 19, सेकंड ऑप्शन है 27, थर्ड ऑप्शन है हमारा 64 और फोर्थ ऑप्शन है 89 यानी कि 89। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89। तो जैसे जैन सूत्र में हमें 18 लिपियां देखने को मिली थी, ऐसे ही बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में हमें 89 लिपियां देखने को मिली है। कितनी? टोटल 89 लिपियां हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों पर कौन सी लिपि अंकित थी? या यूं कहें हम कि जितने भी अशोक के शिलालेख मिले हैं वो कौन सी लिपि में लिखे हुए मिले हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा देवनागरी में, दूसरा है गुरुमुखी में, तीसरा है खरोष्ठी में और फोर्थ है ब्राह्मी में। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मी में। तो अशोक के जितने भी हमें शिलालेख मिलते हैं वो सब ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? यानी जो भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तेलुगु, सेकंड है बांग्ला, तीसरा है मराठी और फोर्थ है तमिल। तो साथियों करेक्ट आंसर है तेलुगु। क्या है? जो तेलुगु भाषा है ये भारत की तीसरे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? यानी कि भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो हिंदी भाषा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं? तो हिंदी भाषा भारतीयों का कितने प्रतिशत है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 50%, दूसरा है 40%, तीसरा है 45% और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 55%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों 40%। यानी कि भारत जो हमारा देश है यहाँ पर 40% लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो जो हमारे मेनली हिंदी भाषी राज्य जैसे कि हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है ना। तो ये हमारे देश के क्या है मेनली हिंदी भाषी राज्य हैं। तो टोटल कितना एरिया कवर करते हैं? तो 40% ये हिस्सा अपने पास रखते हैं हिंदी भाषी लोग। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बस ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? यानी जो भारतीय भाषाओं का समूह है जिसमें टोटल 22 लैंग्वेज है, तो उसमें हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा ऐसी जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो पहला है हमारा मलयालम, दूसरा है तमिल, तीसरा है तेलुगु और फोर्थ ऑप्शन है बांग्ला। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों बांग्ला। क्या है? बांग्ला। तो जो बांग्ला भाषा है वो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाती है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो चोल शासक थे जो कि साउथ में राज किया करते थे, तो चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है कन्नड़ और फोर्थ है तेलुगु। तो जो चोल शासक थे उनकी भाषा थी साथियों तमिल। क्या थी? तमिल उनकी भाषा थी, यानी कि तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे। कौन? चोल शासक। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं कि राष्ट्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी ला दूंगा अगर हमें टाइम मिला तो, या ऐसे हम प्रैक्टिस सेशन में वो डिस्कस कर ही लेंगे। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मैसूर में, दूसरा है हैदराबाद में, तीसरा है वाराणसी में और फोर्थ है उज्जैन में। तो करेक्ट आंसर है साथियों मैसूर में। कहाँ पर? मैसूर में। तो सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वो हमें मिलेगा मैसूर में देखने को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मैसूर, कर्नाटक राज्य में स्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। तो आप याद रखेंगे मैसूर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? किसकी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत आपने कब करी थी? पहला ऑप्शन है 1900 में, दूसरा ऑप्शन है 1988 में, तीसरा ऑप्शन है 1999 में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1988 में। कब? 1988 में हमने शुरुआत करी थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा मुक्त विश्वविद्यालय बता दूं। साथियों, जो मुक्त विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी वह विश्वविद्यालय होते हैं जहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की अपनी टीसी यानी कि जो हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र है उसको देने की आवश्यकता नहीं होती है। मान लो कि मैं कहीं से बीएससी कर रहा हूँ और मुझे दिमाग हो गया कि मैं बीए भी करूँ, तो हम डायरेक्ट ओपन यूनिवर्सिटी में जाके कर सकते हैं। या जो बहुत सारे कामकाजी लोग हैं जो दिल्ली कॉलेज वगैरह नहीं आ सकते, उनके लिए मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं मेनली। तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा जर्मनी में, दूसरा है भारत में, तीसरा है इंग्लैंड में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वो इंग्लैंड में हुई थी, जिसके हमारे मध्य प्रदेश में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी भोज विश्वविद्यालय। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख ओपन यूनिवर्सिटी है भोज। ऐसे ही इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? वो हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी लंदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हमारा क्वेश्चन है कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1982 में, सेकंड ऑप्शन है 1985 में, तीसरा ऑप्शन है 1987 में और फोर्थ ऑप्शन है 1989 में। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है 1985 में। 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर अलग अलग ब्रीड्स की, उनके सीमेन पर उनको होने वाले रोगों के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन है पंतनगर में, दूसरा है देहरादून में, तीसरा है लखनऊ में और फोर्थ ऑप्शन है इज्जतनगर में। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों इज्जतनगर में। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये इज्जतनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय माइन विद्यालय यानी कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या है? भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पहला है रांची में, दूसरा है धनबाद में, तीसरा जमशेदपुर में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है धनबाद में। तो भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर है? तो साथियों धनबाद झारखंड में स्थित है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है हेमंत सोरेन ही है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर है? धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा है नई दिल्ली में, तीसरा है मुंबई में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोलकाता में। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता में। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो वहाँ पर स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है हमारा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, कि माइकल जैक्सन का संबंध इनमें से किन के साथ था? आप माइकल जैक्सन को तो जानते होंगे। तो माइकल जैक्सन का संबंध इनमें से किसके साथ था? तो पहला ऑप्शन है पियानो वादन से, दूसरा है जोज गायन से, तीसरा है पॉप संगीत से और फोर्थ है बेले नृत्य से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पॉप संगीत से। तो जो माइकल जैक्सन थे इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध है साथियों पॉप संगीत से। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है वो यहाँ पर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो पूरा जरूर देखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, राम राम, थैंक यू।